Once again, welcome back, my dear student of Standard 9th, and today we will continue with our chapter number 12, that is Indian democracy. Friends, we already completed its part 1, and now this is part 2. I have some brightness issue, so let me correct it. Okay, so let's begin. ओके नाउ एज यू कैन सी लास्ट टाइम हम लोगों ने पब्लिक ओपिनियन पे स्किप किया था एंड अब हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे. वेल, मीडिया ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी. सो हमने देखा है कि मीडिया बहुत सब चीज़ें हाईलाइट करती है. मीडिया बताती है गवर्नमेंट ने ये काम किए, गवर्नमेंट ये काम अच्छा नहीं कर रही है. मीन्स मीडिया शुड बी अनबाइस्ड. मीडिया को सब कुछ बताना चाहिए, गवर्नमेंट के एडवांटेज बताने चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने क्या काम नहीं किए वो भी बताना चाहिए. फिर इससे क्या होता है, पब्लिक को एक आइडिया आ जाता है कि हाँ ये काम किए, ये काम नहीं किए, वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. ये सब डिपेंड करता है और फिर ओपिनियन बनती है और फिर फाइनली वोटर डिसाइड करता है कि भाई गवर्नमेंट को वोट दिया जाए या किसी और को चांस दिया जाए. ओके, सो लेट स्टार्ट कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. टू कल्टिवेट अ ह्यूमन फिजिक्स psyche, maybe I am not pronouncing properly, and to create a strong public opinion, the various information of broadcasting agency are very useful. In today's time, various mediums are used to transmit information to the public. These mediums contribute to build a strong and effective public opinion are. तो देखो, लोगों की साइकोलॉजी होती है एंड लोगों की साइकोलॉजी मतलब ये कभी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है. जो काम हमको गवर्नमेंट के अच्छे लगे वो किसी और को शायद अच्छे ना लगे, है ना, ऐसा होता है ना. ऐसी कुछ एजेंसीज होती हैं. वेल, ये दो एजेंसी होती हैं. एक तो आप मेरी फेस के पीछे देख लो, प्रिंट मीडिया है, एंड उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. प्रिंट मीडिया कॉमन सेंस की बात है, जो प्रिंटिंग करता है. प्रिंटिंग कौन करता है? न्यूज़पेपर वाले करते हैं, मैगजीन्स वाले करते हैं, जर्नल्स आते हैं, ठीक है ना. आपको यहाँ पे सब कुछ बताते हैं. आपके घर पे जो न्यूज़पेपर आता है वो भी प्रिंट मीडिया का ही एक सोर्स है, जो आपको बताता है कि कल गवर्नमेंट ने ये काम किया, गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया. गवर्नमेंट की अच्छे कामों की तारीफ़ें भी होती हैं, तो गवर्नमेंट के ख़राब कामों की बुराइयाँ होती हैं, गालियाँ नहीं देते वो लोग, ठीक है. सो मेक श्योर आप अपनी लैंग्वेज को लेके बहुत ही अलर्ट रहो. सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द प्रिंट मीडिया. इन टुडेज वर्ल्ड न्यूज़पेपर, periodicals and journals hold utmost importance, facilitating people to know more about incident, event and situation taking place nationally एज वेल एज इंटरनेशनली, है ना. आपके घर का जो न्यूज़पेपर होता है वो आपको घर में बैठे बैठे आपको पूरी दुनिया का ज्ञान दे देता है ना. कल मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि भाई जो बाइडन 10:30 बजे शपथ लेंगे. ठीक है भाई, मुहूर्त वूरत निकलवाया होगा अंकल ने. एनी हाउ, चलो आगे बढ़ते हैं. प्रिंट मीडिया हेल्प द पीपल टू इवेल्युएट देयर ओपिनियन आइदर इन फेवर और अगेंस्ट द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय देम. तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हैं, फिर पब्लिक को अपना डिसीजन खुद लेना है कि भाई गवर्नमेंट कैसी है. The same information presented by the media can create a multiple viewpoints in the people. People give different and individual response to the same information and develop the individually diverse opinion. ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. जस्ट अ मिनट. इट इज एसेंशियल दैट ओपिनियन क्रिएट आर ट्रू, है ना. आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है न्यूज़ एजेंसीज द्वारा, स्पेशली जो प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर द्वारा, जर्नल द्वारा, वो सच्ची होनी चाहिए. कई बार लोग जो स्टेटमेंट होते हैं ना पॉलिटिशियंस के, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, है ना. बताना वो कुछ और चाह रहे हैं और उसको बताते कुछ और हैं, तो वो अनबाइस्ड होना चाहिए. हम लोगों ने देखा कुछ न्यूज़पेपर है ना एक पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट में ही बात करते हैं, कुछ फेवर में होते हैं. सो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको न्यूट्रल होना चाहिए. ये बात वो लोग समझ सकते हैं जो क्लास में मॉनिटर रह चुके हैं, ठीक है. दूसरे लोग बातें करेंगे तो वो उनको पकड़ के मैम को नाम दे दिया, लेकिन अपने फ्रेंड का नाम नहीं देंगे. ओके, तो जब आप मॉनिटर बनते हो तो आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा. कोई भी मस्ती करे, चाहे आपका फ्रेंड हो या कोई दूसरा भी हो, आपको न्यूट्रल ही रहना चाहिए. ओके. If the print media present biased and false detail, then it is possible to create false public opinion. अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन देगी तो पब्लिक ओपिनियन भी गलत ही होगी, ऑफ कोर्स. इट इज़ एब्सोल्युटली असेंशियल टू हैव फ्रीडम ऑफ प्रेस. प्रेस को फ्रीडम होनी चाहिए, सो डैट अ फॉल्स public opinion is not created by presenting only achievement of the government and thereby hiding the fault, failures and shortcoming of the government. देखो, कुछ ऐसी मतलब न्यूज एजेंसीज होती हैं जो पब्लिक गवर्नमेंट के नेगेटिव पॉइंट्स, जो ड्रॉबैक है, वो कभी दिखाते ही नहीं है.
बस उनकी तारीफ़ें करते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं, गवर्नमेंट चालीसा गाते ही रहते हैं, ठीक है। आवर आर्ट्स इज अ डाइवर्स नेशन इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज, कल्चर एंड रीजनल वेराइटीज. द न्यूज़पेपर आर मच sought after its corresponding regional newspaper then have the immense contribution in cultivating the public opinion. देखो अगर मैं बात करूँ हाइपोथेटिकल कि तमिल की बात करते हैं तमिलनाडु में, तो वहाँ पे तमिल का न्यूज़पेपर आता होगा, ओके। तो हर पर्टिकुलर एरिया का एक रीजनल न्यूज़पेपर भी होता है जो वहाँ की ओपिनियन फॉर्म करता है. Print media has failed in cultivating public opinion in countries in the region having less literacy rate. अब मान लो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, तो न्यूज़पेपर वहाँ पे क्या अपनी पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करेगा. तो ये वहाँ पे इफेक्टिव है जहाँ पे लोग लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं. जहाँ पे पब्लिक अनपढ़ है, इलिटरेट है, वहाँ पे न्यूज़पेपर अपनी कोई भी ओपिनियन पेश कर ही नहीं पाएगा. Anyhow, in spite of this various organization, industrial group, political parties publish their own diaries and periodicals owing to the influence and extracted by the print media. तो भी वो अपनी प्रिंटिंग, अपनी खुद की मैगजीन्स भी लोग लॉन्च करते हैं, ठीक है. आई यूज टू रिमेंबर सामना जो एक मुखपत्र है वो महाराष्ट्र में शिवसेना की तरफ से आता है, ओके, जहाँ पे उसमें शिवसेना का विजन, शिवसेना की बातें लिखी होती हैं. और कई बार वो गवर्नमेंट के डिसीजंस को फेवर करते हैं, कई बार क्रिटिसाइज भी करते हैं. द गवर्नमेंट ऑल्सो पब्लिश वेरियस पीरियडिकल्स एंड इशू प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. फ्रेंड्स, एज यू नो वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी में वी आर इन द इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, ओके. सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल. वेल, इसमें आपका रेडियो FM बहुत कम लोग ही सुनते हैं. मैं कब सुनता था, जब मैं यूजुअली बस में ट्रैवल करता था, कान में 2 लगा दिए और बजाते रहो, ठीक है. एंड टेलीविज़न तो ठीक है आजकल कम होते जा रहा है, बट टेलीविज़न का भी अपना एक टाइम था जो भी धीरे धीरे कम हो गया है. एनी हाउ सिनेमा, हाँ, इससे भी हमको बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं. आजकल तो वेब सीरीज़ का ज़माना है, सो लोग देखते हैं और एनालिसिस करते हैं. तो ये सब और न्यूज़ चैनल तो पूछो ही मत, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑडियो विजुअल्स मीडिया like the radio, television, cinema are important in cultivating the public opinion. Electronic media is more effective in the region of the lower literacy. अब जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, वहाँ पे वो लोग न्यूज़ तो देख सकते हैं ना. तो भले वो लोग प्रिंट मीडिया वहाँ पे इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहाँ पे बहुत ही इफेक्टिव है. इट इज़ सीन दैट रेडियो एंड टेलीविजन आर कंसिडर फार इम्पोर्टेंट देन न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स. लोगों को पता नहीं क्या पढ़ना बोरिंग लगता है, सो वो लोग ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स और रेडियो को प्रीफर करते हैं. लाइव टेलीकास्ट ऑफ इंसिडेंट अकरिंग नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली कैन बी easily made available through the mediums of the radio and just a minute radio and television. A public opinion can be created through the serials, dramas, movies, which can help in portray the social, economic as well as other problems like untouchability, dowry, exploitation, poverty in an entertaining manner. तो हमारी सब ये पब्लिक ओपिनियन यहाँ से पेश की जाती है. सीरियल्स भी होते हैं, सीरियल तो चलो छोड़ो, सब फालतू के ड्रामे ही होते हैं उसमें. एनी हाउ, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. इन टूडेज वर्ल्ड, अपार्ट फ्रॉम टेलीविजन, द अराइवल एंड द स्प्रेड ऑफ द इंटरनेट हैज़ हेल्प पीपल टू एंजॉय न्यूज, सीरियल, ड्रामास एंड मूवीज सिटिंग कंफर्टेबली इन देयर होम्स. और ये हम सब लोग लॉकडाउन में हम लोग सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ठीक है. इन कुछ हो ना हो, इंटरनेट होना चाहिए. जिनके घर पे वाईफाई था वो लोग तो बहुत ही लकी रहे होंगे, है ना, क्योंकि हर कॉर्नर में एक बंदा पकड़ के अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ ना कुछ देख ही रहा है. ऑल दिस मीडिया कैन क्रिएट एन एडवर्स इफेक्ट थ्रू द प्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्टॉर्टेड, ऑब्सेंस एंड वायलेंट इन्फॉर्मेशन. कई बार यहाँ पे कुछ गलत चीज़ें भी दिखाई जाती है, कुछ ऐसा मटेरियल भी हमारे सामने पेश किया जाता है जो हमको गलत इन्फॉर्मेशन देता है. Hence, it is essential to monitor and control the transmission of the harmful content through these important medium. अब इन पे एक रेगुलेटरी बोर्ड भी होना चाहिए. आप लोग जब न्यूज़ टीवी देखते हो ना, टीवी में नीचे एक लाइन आती है, अगर आपको इस सीरियल से कोई भी डाउट है तो आप टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट को नंबर दिया होता है, आप वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो. बट आजकल ये OTP मतलब वेब सीरीज़ का ज़माना आ गया है. अभी एक वेब सीरीज़ आई है टांडव, जहाँ पे उन लोगों ने बहुत ही कुछ गलत कंटेंट दिखाया है. दे आर डिसरिस्पेक्टिंग द हिंदू गॉड्स एंड रिलीजन. तो
अब इन सब चीज़ों पे क्या कंट्रोल होना ज़रूरी है। आप ऐसे कुछ भी नहीं दिखा सकते कि आप कोई दूसरे रिलीजन की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो। इससे क्या होता है, अल्टीमेटली देश का माहौल ख़राब होता है। ओके, सो आई वॉज जस्ट वॉचिंग द न्यूज़ एंड वहाँ पे बताया गया है कि तांडव की टीम के लिए कुछ लोगों ने गाजियाबाद में एफ आई आर लॉन्च की है एंड लीगल केस कर दिया है। एनी हाउ, इन आई थिंक सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंड लास्ट लाइन, इन अ डेमोक्रेसी इट इज डिजायरेबल दैट द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द एनजीओ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वेरियस ऑप्शंस द वायलेंट प्रोग्राम टेलीकास्टेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो एक प्रॉपर एक गवर्नमेंट को या फिर कोई पर्टिकुलरली बॉडी होनी चाहिए जो इन सीरियल्स पे इनको अच्छे से मॉनिटर करे। आप लोग देखते हो ना, जब थिएटर में मूवीज़ देखने जाते हो तो एक सर्टिफिकेट आता है ना, तो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट को ऑब्टेन करना पड़ता है। पहले गवर्नमेंट के ऑफिसर्स वो पूरी मूवी को देखते हैं और वो जज करते हैं, ठीक है। अब यू वॉन्ट बिलीव, पहले के टाइम पे है ना कुछ मूवी को पता है क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, एक सर्टिफिकेट नहीं दिया, क्यों? क्योंकि उसमें हीरोइन का ये वाला हाथ पूरा दिख रहा है ना। इमेजिन करो वो टाइम की बात है, एक सीन में हीरोइन ने बस दुपट्टा नहीं पहना हुआ है, बाकी पूरे कपड़े पहने हुए, सिर्फ दुपट्टा नहीं पहना, तो उन्होंने बोला नहीं ये पिक्चर नहीं चलेगी, इस गाने में आप इतना एडिटिंग कर दो क्योंकि हीरोइन ने दुपट्टा नहीं पहना है, हमारी पब्लिक को गलत मैसेज जा रहा है ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी हुआ करती थी। सो मीन्स कंट्रोल शुड बी देयर, कंट्रोल होगा तो ही चीज़ें जाएगी, अदरवाइज गलत मैसेज भी पास ऑन किए जा सकते हैं। Today's in the fast moving age of technology, people can stay in the constant touch with each other through the medium of internet, smart cells and exchange of the thoughts as well as ideas, है ना। आजकल हम लोग दूसरे से कनेक्ट में रहते हैं ना, थ्रू व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये सब बहुत सारी चीज़ें, और हम लोग कंटिन्यूसली बातें करते हैं, है ना। मेरे बाबू ने खाना खाया, हाँ खा लिया, थम्स अप, है ना, स्माइली, फिर ये डाउन, सब कुछ दिखाते हैं हम लोग। सो आइडियाज एक्सचेंज होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ वाइडली यूज टू कल्टिवेट पब्लिक ओपिनियन, और ये जितने भी सबको कंटेंट दिखाया जाता है ना, ये आपका अल्टीमेटली पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करता है। टेलीविजन, रेडियो, पर्सनलाइज रेडियो दैट इज FM प्ले ए स्पेशल रोल इन कल्टिवेटिंग पब्लिक ओपिनियन इन द मॉडर्न टाइम्स। FM जो होता है वो भी होता है, आप लोग देखना, आप जब बार्बर की शॉप में बाल कटवाने जाते हो तो वो लोग FM ही बजाते हैं, है ना। और उसमें वो लोग शहरों में भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, भटकना तो क्या बोलूँगा, घूमते रहते हैं, और वो मतलब गवर्नमेंट के काम बताते हैं कि आज हम यहाँ पे इस रोड पे आ गए हैं, यहाँ पर कोई मास्क नहीं पहन रहा है, अगले दिन उधर पुलिस खड़ी हो जाएगी। ओके, समझ रहे हो ना। तो ये लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि भाई तुम यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। सो एक तरह से फिर अगर सोचो कि अगले दिन से हमें पुलिस दिखने लग गई, डेट हाँ गवर्नमेंट अलर्ट हो गई, पहले थोड़ी मतलब होते हैं गवर्नमेंट को बहुत सारे काम होते हैं। चलो अब हम लोग बात करेंगे अफवाहों की। अबाउ माई फोटो, आप लोग जो पैराग्राफ देख रहे हो, इन टूडेज टाइम र्यूमर स्प्रेड इंस्टंटनसली, मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग प्रॉपरली, इन द एब्सेंस ऑफ द फैक्ट एंड डिटेल। कई बार है ना अफवाहें फैलाई जाती हैं। आप लोग देखना, कुछ लोग है ना न्यूज़ चैनल का जो होता है ना उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फ़ोटो पाड़ लेते हैं, फिर वो इन्फॉर्मेशन को वो लोग मिटा देते हैं, उस पर नरेंद्र मोदी का फ़ोटो लगा देते हैं और बोलते हैं कि भाई आज रात से ये हो जाएगा, आज रात से वो हो जाएगा। मीन्स र्यूमर्स, अफवाहें बहुत जल्दी फैलती है। तो आप लोगों ने ये चीज़ का मेक श्योर रखो कि कोई ऑथेंटिक बॉडी से ही आप लोग इन्फॉर्मेशन लो। मतलब बैंक भी है ना लोन महंगा कर देगी, बैंक लोन महंगा नहीं करेगी, इसके लिए ऑफिशियल होती है RBI की वेबसाइट। आप RBI की वेबसाइट पे जाओ, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाओ और चेक करो कि यहाँ पे लोन के रेट्स क्या है। आपको कोई व्हाट्सअप मैसेज आया, आप उस पर ब्लाइंडली बिलीव मत करो, थोड़ा वो तो खुद का भी भेजा यूज़ करो ना, ऊपर वाले ने भेजा है तो भेजा दे के भेजा है ना। अब आपको कितना भेजा समझ में आया होगा पता नहीं। चलो, हैंस देयर रिमेन अ डेंजर ऑफ द फॉल्स पब्लिक ओपिनियन बीइंग जनरेटेड, और हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत पब्लिक ओपिनियन स्प्रेड करते रहते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ सर्वेस कैरिड आउट बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेल्प इन क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन, है ना। आप लोग देखना कि इलेक्शन से पहले है ना सर्वे आते हैं, जी हाँ इस स्टेट में ये पार्टी गवर्नमेंट बनाने जा रही है, और जब इलेक्शन होता है तो सब कुछ एकदम से वक्त, हालात, जज्बात सब पलट जाते हैं, होता है ना। तो कई बार गलत इन्फॉर्मेशन भी होती है।
सर्वे होते हैं लेकिन एक तरह से वो ट्रेंड दिखाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट चीज़ें वो कभी नहीं दिखाते। सर्वे आर कैरिड आउट टू नो द पब्लिक ओपिनियन विद द हेल्प ऑफ द सम डिटेल्स। ओपिनियन पोल्स है ना, इसको हम लोग ओपिनियंस पोल कहते हैं, जो इलेक्शन से एग्जैक्ट पहले होते हैं। और इसमें दिखाया जाता है कि अगर हाइपोथेटिकली अगर आज इलेक्शन होता है तो इस पार्टी को इतनी सीट्स मिलेगी। ओके, लेट मी गिव एन एग्जांपल। 2014 में जब इलेक्शन हुआ था ना, तो सारे सर्वे पता है क्या बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को 250 सीट्स ही मिलेगी। एंड पता है रियलिटी में कितनी मिली? 281। अब 2019 में इलेक्शन हुआ ना, तो उसमें बता रहे थे कि मोदी गवर्नमेंट को मे बी 260 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। एंड भाई नरेंद्र मोदी तो मोदी है, 301 सीट्स के साथ आगे निकले। तो इनकी इन्फॉर्मेशन हमेशा सही हो जरूरी नहीं है। देखो वो बता तो रहे हैं मोदी बहुत क्लोज जाएंगे, जीत जाएंगे, बट वो हुआ भी, लेकिन कई बार ये इन्फॉर्मेशन पूरी गलत भी हो जाती है। टॉकिंग अबाउट बिहार इलेक्शन, आई डोंट नो 2015 के आसपास हुआ था। वहाँ पे नीतीश कुमार, फिर लालू यादव एंड कांग्रेस पार्टी ने कोalition बनाया था। वहाँ पे पहले बीजेपी जीत रही थी, लेकिन जीती कौन? कोalition गवर्नमेंट, है ना। तो आप लोग इस पर ब्लाइंडली विश्वास नहीं कर सकते, खुद का भी माइंड यूज करना चाहिए। ओपिनियन पोल हेल्प टू एस्टिमेट द डायरेक्शन ऑफ द ओपिनियन पोल। आपको एक वो सिर्फ एक रास्ता बताते कि इतना इतना हो सकता है। ओपिनियन पोल्स आर नॉट ऑलवेज ट्रू एंड रिलायबल। आप उसमें आंखें बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। लेट अस मूव अहेड। Electronic media are very important in today's time in the democracy. The people of the government should exercise patience. देखो आजकल हमारे पास है ना, जिस चीज़ की बहुत कमी है वो है पेशेंस। सहन शक्ति नहीं है। हर बात पे तुरंत ही रिएक्ट कर देते हैं। कोई मैसेज आया तो तुरंत ही मतलब उसका हम लोग रिप्लाई कर देते हैं। ऑफकोर्स कुछ लोग तो मतलब लैंग्वेज का भी ध्यान नहीं रखते हैं, बट थोड़ा हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। Electronic media help to transmit people thoughts, detail and talk the government, and similarly help transmit details about the various plan and achievement of the government of the people. Radio can reach distance and remote areas, but as it is only audio media, it has less effective. देखो पहले के टाइम पे रेडियो बहुत चलता था, और रेडियो क्या है, ये सिर्फ ऑडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो इसका हम लोग ज़्यादा दूर तक इसका स्प्रेड हो सकता है। लेकिन टेलीविजन प्रोग्राम्स are expensive in nature and gain more public viewership than रेडियो। देखो रेडियो बहुत सस्ता आता है, 100 रुपीज़ का आपको छोटा सा एक FM मिल जाएगा। अगर आप तो ज़्यादा पैसा खर्च करोगे 1000 रुपीज़ तक बहुत बढ़िया आपको अच्छा कंपनी का एक रेडियो मिल सकता है। लेकिन टेलीविज़न आई थिंक 5-6 थाउजेंड से शुरू होता है, महंगा भी आता है, तो लेकिन इसमें आपको विजुअल्स मिलते हैं। टेलीविजन प्रोग्राम थ्रू द एक्सपेंसिव इन नेचर एंड गेन मोर पब्लिक व्यूअरशिप देन रेडियो। एक्सपेंसिव भी होते हैं ऑफकोर्स, आपको सेट टॉप बॉक्स लगाना पड़ता है, टाटा स्काई इसको डाला तो लाइव झिंगा लाला, ठीक है, हमारी जेब का भी झिंगा लाला हो जाता है। एनी हाउ पैसे भरते भरते ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी की भी रिक्वायरमेंट होती है, और इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो फिर टीवी भी किसी काम का नहीं है। इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ डिजायरेबल दैट पब्लिक ओपिनियन शुड बी कल्टिवेटेड सो दैट टू कैटर द नीड्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ द नेशन। ठीक है, अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम अपने देश को आगे डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। चलो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि हम लोग आगे चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको सिंपल तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। दो टाइप के डेमोक्रेसी होती है। एक होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती है, ओके। दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जो यूएसए में वर्क करती है। दोनों में फ़र्क क्या है? हमारी कंट्री में गवर्नमेंट दो लेवल पे काम करती है, एक होता है सेंट्रल लेवल, दूसरा होता है स्टेट लेवल। हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़े से लिमिटेड पावर है, पर पावर है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में उल्टा है, वहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके पास कम पावर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स होता है, जो यूएसए में होता है। ओके, आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब ये सब बातें जो मैंने बताई थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं ताकि आप आंसर कैसे फ्रेम करें आपको भी पता चलेगा। वेरियस कंट्री इन द वर्ल्ड हैव डेमोक्रेसीज, देयर स्टिल एग्जिस्ट अ डाइवर्सिटी विद इन द वेरियस डेमोक्रेटिक एंड द डिफरेंट कंट्रीज। आवर कंट्री हैज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम। In a country like the USA, there is a presidential parliamentary system.
we see in detail about the two types of democracies, that is parliamentary democracy and presidential democracy. Now parliamentary democracy. Our country has accepted the parliamentary democracy. In a parliamentary democracy, the president appoint the leader of the party who gets the majority number in the seat of the Lok Sabha as the prime minister. जो लोकसभा के इलेक्शन में जिस पार्टी को ज़्यादा नंबर्स मिलते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म द गवर्नमेंट, है ना. प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे कौन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, कौन आर्मी का हेड होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसके पास जाएगा. तो ये सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर खुद डिसाइड करते हैं. द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज कम्प्लीटली अकाउंटेबल टू द लोकसभा, है ना. लोकसभा में कोई भी गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछ सकता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आई एम द मेंबर ऑफ द लोकसभा और मैं गवर्नमेंट को पूछूंगा कि भाई कोविड के टाइम पे आप लोगों ने काम किया, आई एम थैंकफुल, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया. कैन यू टेल द पार्लियामेंट कि इसमें कितने खर्चे हुए, कौन से डिपार्टमेंट में कितने आपने पैसे स्पेंड किए. आई कैन आस्क सिंस आई एम द सिटीजन, मैं टैक्स भरता हूँ, सो मेरे पास RTI भी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है, और मैं गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. ओके, सो यही तो डेमोक्रेसी की खास बात है. आप गवर्नमेंट को कभी भी कोई क्वेश्चन रेज कर सकते हो सिंस गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लिया है और आप उसको क्वेश्चन भी कर सकते हो. सेकेंड लास्ट लाइन of the parliamentary democracy. Government remain in power as long as it's enjoy the confidence of the majority of the members of the parliament. अगर आपके पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में ज़्यादातर मेंबर्स आपके साथ हैं तो आप मेजोरिटी इंजॉय करोगे, आप रूलिंग पार्टी बनोगे और आप अच्छे से रूल भी कर पाओगे. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी. Presidential democracy is the second type of democracy. In such types of democracy, the president is directly elected by the people. यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, है ना. अभी आपने ओबामा और जो बाइडन का इलेक्शन देखा होगा USA में. द प्रेसिडेंट रिमेन्स इन पावर फॉर स्पेसिफिक पीरियड्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. Presidential democracy is prevalent in many countries including United States of America, शॉर्ट में USA लिखा है. देखो आपको एक बात बताऊँ, इंडिया में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है यहाँ पर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है. USA में जो इलेक्शन होते हैं वो 4 साल में होते हैं, कुछ कंट्री में 6 ईयर्स में भी होते हैं. तो ये डिपेंड करता है वहाँ का सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है एंड ऑल डेट. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. आई थिंक थोड़ा जुकाम हो गया है, चाय पीनी पड़ेगी इसके बाद. एनी हाउ चलो आगे बढ़ते हैं. सो लास्ट पैराग्राफ, इलेक्शन सिस्टम इन डेमोक्रेसी. अब हमारा इलेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है. ओके, आवर कंट्री हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर इन द वर्ल्ड. एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट पार्ट, हमारी कंट्री में 90 करोड़ से भी ज़्यादा वोटर्स हैं हमारे कंट्री में. इसका मतलब ये सब 18 ईयर्स के ऊपर है, और जो बाकी के 48 करोड़ बच जाते हैं वो हमारी पॉपुलेशन है 18 ईयर्स से भी नीचे. आगे बढ़ते हैं. इलेक्शन कमीशन मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल, मॉनिटरिंग ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन. एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन, और ये हमारे कंट्री में सारे इलेक्शन को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है. इट इज़ असेंशियल फॉर द डेमोक्रेसी दैट द इलेक्शन कमीशन इज इंडिपेंडेंट, इम्पार्शल एंड ऑटोनोमस. मतलब वो किसी गवर्नमेंट के नीचे नहीं आनी चाहिए. अगर तो फिर रूलिंग पार्टी उसको क्या करेगी, प्रेशराइज करेगी. तो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो ना स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के आती है, वो प्रेसिडेंट के अंडर में काम करती है. वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके हेड भी ऑफकोर्स पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है. इट इज़ मैंडेटरी टू मेंटेन ऑटोनॉमी इन द इलेक्शन कमीशन. इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से बताया गया है. यहाँ पे इन लोगों ने क्यों नहीं बताया पता नहीं. एनी हाउ देयर आर क्राइटेरिया फॉर सर्विस ऑफ देयर रिमूवल एंड सस्पेंशन फॉर द सर्विस. उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, वो सर्विस में कैसे रहेंगे, उनका रिमूवल कैसे होगा. रिमूवल तो हम लोग सब पढ़ चुके हैं, इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अथॉरिटी टू होल्ड इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट रेस्ट विद द इलेक्शन कमीशन. कहीं पे भी कोई भी इलेक्शन होता है ना, वो सारे इलेक्शंस हमारी इलेक्शन कमीशन ही देखता है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे वो म्यूनसिपालिटी लेवल पे ही क्यों ना हो. Third last line, the election of the country is carried out by secret ballot. Legislative assembly of the parliament is dissolved after every 5 years and then fresh election are held.
तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन होता है हर 5 साल बाद। सीक्रेट बैलेट, एक बैलेट होता है, उसमें हम लोगों को आगे एक डब्बा रखा होता है और हम लोग जाके किसको वोट दिया किसी को पता नहीं होता है, हम है ना, चाहे राहुल गांधी गलती से बीजेपी को ही वोट क्यों ना दे दिया हो, वो उनको पता होगा या नहीं पता होगा, वो किसी को नहीं पता होगा। एनी हाउ, मैं जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली। द इलेक्शन कैरिड आउट टू elect a new candidate is to fill up vacual place due to the death and the resignation of the candidate is known as a by election. Suppose एक हाइपोथेटिकल पर्सन है, पर्सन ए, वो मान लो एक पर्टिकुलर सीट से इलेक्शन लड़ा, बट 5 साल पहले उससे उसकी मतलब डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे फिर से इलेक्शन होगा वो पर्टिकुलर सीट पे, और वो इलेक्शन को बोलते हैं बाय इलेक्शन। क्या बोलते हैं? बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन कब होते हैं? जब ड्यू टू डेथ और अगर कोई पर्सन रिजाइन कर देता है, रिजाइन कर सकता है या फिर उसके खिलाफ कोई केस हो जाता है जिसमें वो गिल्टी प्रूव हो जाता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे फिर से इलेक्शन होगा, एंड दैट इलेक्शन इज कॉल्ड द बाय इलेक्शन। नाउ स्टूडेंट थोड़ा केयरफुल हो जाना। The dates of the election, advertisement, filling and scrutinizing the nomination form, the dates for withdrawing and nomination form, the declaration of the final list of the eligible candidates, the allotment of the election symbols, etc. falls under the work area of the election commission। देखो इलेक्शन कमीशन कितना काम करता है। इलेक्शन कमीशन पहले डिसाइड करता है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होगा। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन का डे उन लोगों ने रखा है 28 जनवरी, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। 28 जनवरी को पूरे वेस्ट बंगाल स्टेट में इलेक्शन होगा। 2 फरवरी को वहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर्स होंगे। अच्छा, कैंडिडेट्स हैं वो 25 जनवरी से पहले अपना फॉर्म भर सकते हैं, 26 से पहले वो अपना फॉर्म विड्रॉन कर सकते हैं। ओके, तो वो सारी डेट्स डिटेल्स सब दे देती है। कई बार इलेक्शन एक दिन के बजाय 3-4 अलग अलग फेजेस में भी होता है। ओके, तो नॉमिनेशन फिल करना और स्क्रूटिनाइजिंग का वो सब इलेक्शन कमीशन ही देखता है। फॉर द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट, प्रोटोकॉल आर इम्प्लीमेंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन। और जब भी ये अनाउंस होता है ना, तो वो स्टेट में लग जाता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? अगर हम हिंदी में कहें तो आचार संहिता। आचार संहिता मतलब क्या? देखो, जो पार्टी पावर में है वो फिर गवर्नमेंट की जो मशीनरी होती है, गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो उसका यूज़ नहीं कर सकती, ताकि सारी पार्टियों को एक इक्वल चांस मिले। फॉर द टाइम ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट, द प्रोटोकॉल इज आउट एनी एक्टिविटी ऑफ द कैंपेन डेट कैन अफेक्ट द पब्लिक ओपिनियन। ऐसी कोई भी मतलब गवर्नमेंट अपनी चीज़ नहीं कर सकती जो पब्लिक ओपिनियन पे इफेक्ट करे। मतलब गवर्नमेंट का भी होता है ना, कोई प्रोटोकॉल लगने के बाद कुछ वादे कर देती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो सब नहीं आप अनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, एक लेट मी गिव एन एग्जांपल। देखो, इट वाज, आई डोंट नो, मे बी 2010 के आसपास की बात है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले थे, एंड मायावती प्रपोज अ प्लान कि हम लोग यूपी को 4 अलग अलग स्टेट में डिवाइड कर देते हैं। सिंस बहुत सारी पार्टियों ने कंप्लेन की, तो इलेक्शन कमीशन ने उनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, सिंस इट्स ए प्रोटोकॉल, आचार संहिता का टाइम था। द कैंडिडेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कम अप विद देयर ओन इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है? उनके वादों की लिस्ट होती है। अगर हम लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, तो हम लोग इलेक्शन में बाद ये करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, है ना, लोगों को इतना हम लोग पेंशन देंगे, जो उनके वादे होते हैं। टैबलेट बांटेंगे, गवर्नमेंट फार्मर्स को लोन देंगे, उनके लोन माफ़ कर देंगे, है ना, गरीबों को घर मिलेगा। तो ये जितने भी वादे होते हैं उसको कहते हैं मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो जरूरी नहीं है कि वो सारे फुलफिल किए जाए। द इलेक्शन मैनिफेस्टो रिफ्लेक्ट द प्रपोजल प्लान एंड द वर्क ऑफ द पार्टी इन द टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक डिफेंस एंड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द वेरियस प्रॉब्लम्स। पॉलिटिकल पार्टी क्या सोचती है आगे, वो फ्यूचर में क्या करेगी, वो उसके मैनिफेस्टो से हम लोग पता लगा सकते हैं। एग्जाम में अगर मैं पूछूँ व्हाट इज मैनिफेस्टो, तो आपको ये पहली लाइन लिखनी है। The candidate or the political party come up with their own election manifesto is an actual work or plan which purpose plan which they are going to perform in the future if they win the election. Okay, तो इसके लिए वो अक्षय कुमार का एक गाना है, मंत्री जी का भाषण देगा सबको ये राशन। ठीक है, सो ये गाना मतलब मैनिफेस्टो के ऊपर ही है, क्योंकि भाई वादे सब करते हैं, लेकिन वादा निभाने बाद में कोई आता नहीं है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं।
In our country, elections are conducted in a complete independent and a secret manner. Indian parliaments election are considered to be the largest election in the world, है ना. हम लोग पढ़ रहे हैं सीक्रेट बैलेट इन डेमोक्रेसी. मतलब इलेक्शन जो होता है होना चाहिए वो फेयरली होना चाहिए, सीक्रेटली होना चाहिए. और हमारे कंट्री में सीक्रेट तरीके से ही होता है. इलेक्शन बैलेट के थ्रू होता है. पहले पेपर्स का यूज़ होता है लेकिन पेपर बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था एंड उसमें गड़बड़ियाँ ही बहुत होती थी. सो सीक्रेट बैलेट सिस्टम फॉलो किया गया है और बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि 90 करोड़ की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में और किसी के पास नहीं है और गवर्नमेंट के करोड़ ऑफ रुपीज स्पेंड होते हैं इलेक्शन कंडक्ट करवाने में. वेरियस पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कंटेस्ट द इलेक्शन. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आती हैं, बहुत सारे मेरे जैसे दुखी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं जिनको कहीं से टिकट नहीं मिलता है तो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ते हैं. ईच ऑफ देम प्रेजेंट देयर वर्क आइडियाज एंड फ्यूचर प्लान टू द वोटर, है ना. सब लोग जाएंगे वोटर के पास, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, है ना. वादे सब करते हैं. एनी हाउ, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द वोटर वोट विदाउट एनी बेनिफिट, ग्रेड और फियर. वोटर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी के लालच में ना आए. सीक्रेट बैलेट इज गिवन एटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन द डेमोक्रेसी. मतलब वोटर किसको वोट दे रहा है वो सीक्रेट ही रहना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है. द वोटर हैज़ अ राइट टू मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ वोट. वोटर चाहे तो वो बता सकता है कि भाई मैंने किसको वोट दिया, उसकी इच्छा है तो बता सकता है ना. आप लोग देखना कुछ लोग निकलते हैं न्यूज़ चैनल वाले, पूछते हैं आपको क्या लगता है आपने किसको वोट दिया. अरे भाई नहीं बताना मुझे, है ना. तो वोटर अपनी सीक्रेसी मेंटेन रख सकता है. नो वन कैन आस्क अ वोटर रिगार्डिंग हिज वोट. नहीं पूछ सकते. हाँ कुछ लोग खुल के बोलते हैं, वो तो ठीक है, उनका पर्सनल चॉइस है. द अमेजिंग प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ ईच वोटर्स वोट, है ना. किसने किसको वोट दिया किसी को नहीं पता होता है. द इलेक्शन कमीशन फैसिलिटेट द वोटिंग ऑल द पर्सन इन्वॉल्व इन द इलेक्शन प्रोसेस एज वेल एज द आर्मी पर्सनल टू. आप लोगों ने देखा इलेक्शन में, आप इलेक्शन होता है तो जो पोलिंग बूथ होता है जहाँ पे मतलब आप लोग वोट डालने जाते हो वहाँ पे भी आज बाहर मिलिट्री होती है ताकि कोई भी अगर गड़बड़ी वाली कंडीशन हो तो वो उसको लोग तुरंत ही कंट्रोल कर लेते हैं. टू प्रोसेसेस वेयर आर यूज्ड फॉर वोटिंग. वोटिंग बाय अ बैलेट पेपर, वोटिंग थ्रू एन ईवीएम. ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. तो पहले बैलेट पेपर से होता था, उसमें एक पेपर होते थे, उसमें सारी पार्टियों के नाम, कैंडिडेट्स के नाम, उनके सिंबल, आपको वो थप्पा लेना है और करके उसको फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाल देना है. ये पुराने ज़माने की बात है लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है तो हम लोगों ने हायर कर लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसमें आपको बस एक बीप दबाना होता है, एक आवाज़ आती है. जस्ट अ मिनट. ओके क्लास, सो काउंटिंग द वोट्स ऑन ईवीएम इज लेस टाइम. अब देखो आपको अगर पेपर होगा तो आपको एक एक पेपर खोल के देखना पड़ेगा किसको क्या वोट मिला है, लेकिन ईवीएम में बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेट हो जाता है और इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग. इट सेव द टाइम एंड लेबर. ओके, वोटिंग करने वालों का लेबर बचता है, टाइम बचता है. वोटिंग बाई यूजिंग ईवीएम इज एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इट डज नॉट मेक द यूज ऑफ द पेपर, है ना. ईवीएम से अगर हम लोग इलेक्शन कंडक्ट करते हैं तो हमारा बहुत सारा पेपर बच जाता है जिससे हम लोग अल्टीमेटली अपने एनवायरमेंट की होता है. आप लोगों ने न्यूज़ में बहुत सुना होगा कि भाई ईवीएम हैक कर ली, ईवीएम को मतलब ये लोग कुछ इंस्टॉल कर दिया था, आप किसी को भी वोट दो, वोट पर्टिकुलर पर्सन को जाएगा. इलेक्शन कमीशन ने ना एक तारीख दी कि भाई 25 जनवरी जिस भी पार्टी को जिसको भी अगर हैक करना आता है ना उसको इनविटेशन है, आओ और हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को ईवीएम को हैक करके बताओ. कोई पार्टी नहीं गई. हाँ, जो कुछ नई पार्टी थी ना वो देखते कि भाई तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैसे थी, बस खाली वो मतलब मुंह दिखाई के लिए गए थे. किसी की हिम्मत नहीं हुई और फिर आरोप लगाते हैं. आई थिंक इलेक्शन कमीशन को उन लोगों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए जो ईवीएम की हैक की बातें करते हैं. अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो हमारे इलेक्शन प्रोसेस को एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं, है ना. है नहीं, जब बात आती है आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमको हैक करके बताओ, ओपन इनविटेशन दिया जाता है, तब तो भाई बिगी बिल्ली बन के पता नहीं कहाँ पे छुपे रहते हैं एंड फिर ऐसे चिल्लाते रहते हैं हैक कर ली, हैक कर ली. इट्स सेकेंड लास्ट लाइन. If the voter decides to exercise his right to vote but not to cast his vote in favor of any contestant candidate, he can use the option of nota. Hypothetically speaking, मान लो 4 मेंबर इलेक्शन लड़ रहे हैं. पहला इंसान जो है ना, मैं उसको जानता हूँ कि वो ज़िंदगी में उसने कुछ काम नहीं किया है और आगे फ्यूचर में पब्लिक के लिए काम करेगा, मुझे नहीं लगता. दूसरे कैंडिडेट पे है ना बहुत सारे मर्डर और रेप के चार्जेस हैं. हाँ, कोई उसके अगेंस्ट में नहीं बोल रहा है लेकिन मुझे मालूम है वो पर्सन सही नहीं है, उसका भी चांस हट जाता है.
थर्ड पर्सन, सिंस वो आदमी झूठ बहुत बोलता है, तो वो आदमी एक नंबर का झूठा है, वो मेरा मतलब मान लो क्लासमेट है और मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, मुझे मालूम है कि वो आगे जाके क्या क्या स्कैंडल कर सकता है, तो मैं उसको भी वोट नहीं दूंगा। इन शॉर्ट चौथा जो बंदा है वो भी अपने इलाके का एक बदमाश गुंडा है। मतलब चारों कैंडिडेट कोई भी मतलब इस लायक ही नहीं है कि जो हमको फ्यूचर में रिप्रेजेंट करें। तो पहले क्या होता था कि मुझे मजबूरी में किसी एक को वोट देना पड़ता था, लेकिन अगर मुझे किसी को वोट नहीं देना ना, तो मैं एक्सरसाइज करूँगा अपना नोटा पावर, नन ऑफ द अबाउ। और मान लो एक पर्टिकुलर प्रेस्क्राइब परसेंटेज कितना होता है, मे बी 13 या 15%, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। अगर इतने परसेंटेज वोट अगर नोटा को मिल गए ना, तो वो सीट पे फिर से एक इलेक्शन होंगे, और जो कैंडिडेट लास्ट टाइम थे ना, वो कोई भी रिपीट नहीं होंगे। तो इस तरह से पब्लिक एक तरह से मैसेज दे सकती है कि आप लोग अच्छे अच्छे मतलब इमेज वाले कैंडिडेट्स को ही आप लोग इलेक्शन लड़वाओ। ओके, आई थिंक ये लेक्चर थोड़ा बड़ा जा रहा है, बट ये लास्ट टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करना जरूरी है। लेट मी गो थ्रू द पैराग्राफ एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट। Democracy and political party. India is a multi-party democracy and hence it have various political parties. Specific criteria are fixed by the Election Commission to validate any political party. Political party are classified either into national party or regional party based on the certain specific policies and criteria decided by the Election Commission. As per this, party that secure more than 4% of the total votes in the previous general election in at least 4 major states is identified as the national party and rest are identified as the regional party. As for the information by the Election Commission by the March 10, 2014, a total of 1,593 national party were registered. Last year, 230 parties are added. सो फ्रेंड्स, ये समझने से पहले हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। सी देखो, तमिलनाडु स्टेट में एक पार्टी है डीएमके, और वो एक तमिलनाडु एरिया तक ही लिमिटेड है। ओके, फॉर एग्जांपल शिवसेना पार्टी है, वो महाराष्ट्र तक लिमिटेड है। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, ये बिहार तक ही लिमिटेड है। बट देर आर सर्टेन पार्टी लाइक कांग्रेस, बीजेपी, ये पूरे कंट्री में स्प्रेड होती हैं। तो और इंडिया में पार्टी कितनी होंगी ये फिक्स नहीं है। इंडिया इज ए मल्टी पार्टी सिस्टम, इधर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की जा सकती है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी होती है, इलेक्शन कमीशन उनको प्रॉपर सिंबल देता है, और उन पार्टी को एक स्टेटस मिलता है, या तो वो रीजनल पार्टी है या तो नेशनल पार्टी है। डीएमके, शिवसेना, जेडीयू ये होंगी रीजनल पार्टी, क्योंकि एक पर्टिकुलर रीजन तक ही है। लेकिन नेशनल पार्टी कैसे होगी? नेशनल पार्टी के लिए आपको एक क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। 4 स्टेट्स में आपको 4% से ज़्यादा अगर वोट मिल जाता है तो आपकी पार्टी बन जाएगी नेशनल पार्टी, अदरवाइज बाकी सारी पार्टी रीजनल पार्टी होती है। और ये डेट दी गई है 10 मार्च 2014। हमारे कंट्री में 1500 पार्टीज रजिस्टर हो चुकी है, इसमें 239 पार्टीज तो लास्ट ईयर ही हुई है। ओके, नाउ टॉकिंग, अब हम जो पैराग्राफ बात कर रहे हैं इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, बिकॉज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सी पार्टी रीजनल पार्टी है। ओके, इन आवर कंट्री इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आर द 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी, ये जो सबसे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। अलॉन्ग विद दिस, बहुजन समाजवादी पार्टी BSP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडियन मार्क्सिस्ट CPIM एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP जो महाराष्ट्र में है, अदर नेशनल पार्टी, ये भी कुछ नेशनल पार्टी है जो मतलब 4 से भी ज़्यादा स्टेट में एक्टिव है। कम्युनिस्ट, ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी SP, द्रविड़ा मुन्नेत्रा कालाग्राम DMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुन्नेट्रा कालागम, मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, AIADMK, आम आदमी पार्टी, ओके, AAP, जनता दल यूनाइटेड JDU जो ऑफकोर्स बिहार में है, RJD डेट मीन्स राष्ट्रीय जनता दल ऑफकोर्स इन बिहार, वेर द रीजनल पार्टी बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ द एनी नेशनल पार्टी कैन लूज द स्टेटस और द रीजनल पार्टी कैन गेन द स्टेटस ऑफ द नेशनल पार्टी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वोट्स दे ऑब्टेन बाय द पार्टी। एक रीजनल पार्टी होती है ना, वो नेशनल पार्टी बन सकती है अगर वो 4 स्टेट में 4% से भी ज़्यादा अलग अलग स्टेट्स में अपना वोट ले लेती है, और बेस्ड ऑन द इलेक्शन कोई नेशनल पार्टी अपना स्टेटस लूज करके अगेन रीजनल पार्टी भी बन सकती है।
द पार्टी फॉर्मिंग द गवर्नमेंट इज नोन एज द रूलिंग पार्टी. जो पार्टी रूल कर रही है वो होती है रूलिंग पार्टी. एंड द पार्टी विच फॉर्म द अपोजिशन इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी. और जो हार जाते हैं इन शॉर्ट वो होते हैं अपोजिशन पार्टी वाले. फाइनल पैराग्राफ ऑफ द डे. द अपोजिशन पार्टी फॉर्म्स एन पब्लिक ओपिनियन. देखो फ्रेंड्स, आपको एक गिव रीजन पूछा जाता है हमेशा, ठीक है, कि जो डेमोक्रेसी है ना वो एक रथ है. इसका एक पहिया होता है रूलिंग पार्टी का और एक पहिया होता है ओपोजिशन पार्टी का, और ये दोनों मिलकर डेमोक्रेसी के रथ को चलाते हैं. अब जो रूलिंग पार्टी होती है तो रूल कर रही है, लेकिन अपोजिशन वाली पार्टी वाले हैं ना हमेशा उनके सारे कामों को हाईलाइट करते हैं. वो उनके खराब कामों को हाईलाइट करते हैं, जिससे वो रूलिंग पार्टी अलर्ट होकर अपने काम को ठीक ठाक कर लेती है. द अपोजिशन पार्टी helps to form the public opinion by democratic opposing the objectionable plans of the policies of the government. But in a healthy democracy, it is desirable that the opposition party support the social and the public causes of the ruling party, which are aimed at the welfare of the nation. अल्टीमेटली इनका मेन काम क्या होता है? कंट्री का वेलफेयर करना. द सक्सेसफुल डेमोक्रेसी डिपेंड अपॉन द बैलेंस रीजनल रिलेशनशिप बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन पार्टी. इफेक्टिव एंड द स्ट्रॉन्ग opposition party is the prerequisite of the good democracy. Democracy is like a chariot. Chariot यानी रथ, जिसमें भगवान कृष्णा ने अर्जुन को एक गीता का उपदेश दिया था. एंड रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन पार्टी आर द टू व्हील्स ऑफ द चैरियट. ये चैरियट कौन सा चैरियट है? ये चैरियट है डेमोक्रेसी का चैरियट. सो फ्रेंड्स, विद दिस आवर चैप्टर इज फिनिश्ड. Chapter number 12 is finished. Very soon I am going to brought its question answer. And thanks for listening me. And as always, bye everyone.